ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग क्या है? मोनोटोनिक रीजनिंग हमने ये देखी थी कि हम उसमें जो है जो ओल्ड नॉलेज है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ नया नॉलेज ऐड कर सकते हैं। और वो पुराने नॉलेज को हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो खत्म हो गया या अपडेट हो गया। तो सिर्फ नया नॉलेज आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नॉन मोनोटोनिक में क्या होता है कि नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग ये देखते हैं कि इन सिस्टम न्यू इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड दैट द डिलीशन और कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी कि वो नया जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको चेंज करेगी, सॉरी डिलीट कर सकती है, या फिर उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं। अल्टरेशन का मतलब है कि अपडेट कर दे, उसको चेंज ही कर दे, कॉन्सेप्ट है तो उसके एग्जांपल ये कि बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल के यू आर इनवाइटिंग समवन टू डिनर। तो आप ये ज़ूम किया कि वो मीट वगैरह खा, जिस तरह नॉर्मली हम लोग होते हैं तो मीट भी खा लेते हैं, वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उससे वेजिटेबल्स खाते हैं, मीट या उससे बनी हुई कोई डिश जो है वो नहीं खाते। ड्यू टू सर्टन रीजंस कोई रिलीजियस भी हो सकते हैं, या बहुत लोग वैसे एलर्जिक होते हैं इस तरह से जो मीट वगैरह होती हैं तो वो नहीं खाते। तो फिर अब हुआ क्या है कि जब आपका गेस्ट आया तो आपको पता चला कि वो वेजिटेरियन है। अच्छा, तो आपने जो नहीं किया था कि वो नॉन वेजिटेरियन है, तो आपने उसके लिए मीट खाया, लेकिन आपको पता चला कि वेजिटेरियन है, तो जाहिर बात है कि टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट है। तो अब आप इसको चेंज कर देंगे। तो इसमें ये होगा कि जो आपका belief था और फिर guest थे वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो चेंज हो गया। और अब आपको पता है कि आपके जो गेस्ट है वो वेजिटेरियन है। तो ये अपडेट हो गया, आपका बिलीफ जो है ये अपडेट हो गया। तो हमने इस तरह के दो जो है वो हम ऑलरेडी सिस्टम ऐसे पढ़ चुके हुए हैं, फ्रैक्शन और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। ये हमने प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस पिछले चैप्टर में की थी। तो उसमें हमने देखा था कि ये जो है ये नॉन मोनोटॉनिक सिस्टम है, यानी इसमें ये हम कर सकते हैं कि नया नॉलेज जो है वो ऐड कर सकते हैं, और पुराना नॉलेज जो है वो अपडेट हो सकता है, डिलीट या अपडेट जो है वो हो सकता है। तो मोनोटॉनिक होगी उसमें इस तरह से जो है वो नहीं होगा। जो हमारी लॉजिक है, सिंपल लॉजिक जो है वो मोनोटॉनिक होती है। तो उसमें सिर्फ नया नॉलेज ऐड हो सकता है, लेकिन पुराना जो है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ता उस पर। अच्छा, तो ये इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है नॉन मोनोटॉनिक रीजनिंग की, वो ट्रुथ मेंटेनेंस सिस्टम में टीएमएस उसे कहते हैं। ये डॉयल ने 1971 में इसने इस पे जो है वो इसको प्रपोज किया था। इसमें क्या है कि इन टीएमएस द ट्रूथ ऑफ फॉल्सिटी ऑफ ऑल फैक्ट्स इज मेंटेन। तो हम ये देखते हैं कि जो कुछ फैक्ट है वो फॉल्स है या ट्रूथ है, ट्रू है, उसको जो है वो हम देखते हैं। Each piece of knowledge is given a sport list of other items that support or refute belief in it. तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास नॉलेज है हम उसके लिए जो है वो क्या करते हैं कि एक स्पोर्ट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। उसमें कुछ और आइटम हो सकते हैं, और उनको सपोर्ट करते हैं या उसको रिफ्यूट करते हैं। रिफ्यूट का मतलब होता है कि उसको निगेट करना या कहना कि ये जो फैक्ट है, ये ट्रूथ जो है वो नहीं है। जैसे हमने कल एक चीज बात की थी, थोड़ी सी हम उसको कर लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि क्रॉस आर ब्लैक। तो अब हम अगर एक स्पोर्ट बेसिस की तैयार करें तो उसमें ये होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऐसे इवेंट्स होंगे कि जिसमें होगा कि क्रॉस जो है वो ब्लैक होते हैं, यानी किसी और कलर में जो नहीं होते। तो इसी तरह से हम हमारे पास कोई फैक्ट है तो हम उसकी इसी तरह से स्पॉट लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि जिसमें कोई जो कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो कुछ को रिफ्यूट कर रहे होंगे, उसको नेगेट कर रहे होंगे। And each piece of knowledge is labeled for reference, and an item can be spotted either by another item being true or being false. ठीक है? तो अब उसमें क्या है कि वो अगर पॉजिटिव होगा तो उसको जो है वो विदा पॉजिटिव अगर है उसके साथ, मतलब है कि उसको सपोर्ट कर रहा है और और अगर उसके साथ माइनस है, जो डिफरेंट आइटम यानी जो हमने स्कोर लिस्ट की बात की थी, तो फिर उसका मतलब है कि वो उसको सपोर्ट करे एज दी फॉल्स, तो कह रहे कि ये फॉल्स है। तो इस तरह से हम प्लस और माइनस के साइन के जरिए जो है इसको जो है वो हम करते हैं।
उसकी एग्जांपल है वो हम देखते हैं। तो हम जो है ये एक सिंपल वेदर एक कंडीशन है उसके लिए हम करते हैं। तो हम हमारे पास ये एक फैक्ट है, इसके साथ ही स्पोर्ट लिस्ट है, ये एसएल लिखा हुआ है, दिस इज द स्पोर्ट लिस्ट। अच्छा, तो इट इज विंटर जो है ये एक हमारा पहला फैक्ट है। इसकी स्पोर्ट लिस्ट में जो है वो कुछ नहीं है। फिर हमने कहा इट इज कोल्ड, और साथ हमने कहा है कि जो पहला जो फैक्ट है वो इसको सपोर्ट करता है फॉर बीइंग ट्रू, और जो तीसरा फैक्ट है वो इसको सपोर्ट करता है फॉर बीइंग फॉल्स। तो ये इसलिए वर्ड नहीं है, ये वार्म है, थोड़ा सा स्पेलिंग इसमें हो गई है। दिस इज वार्म, इट इज वार्म। ये नहीं कि सारी बात है कि विंटर में जो है वो वार्म नहीं होता है, उसमें तो कोल्ड होता है। तो इसका मतलब है अगर विंटर है और इट इज कोल्ड, अगर इस वक्त कोल्ड है तो मीन इट्स विंटर। तो ये जो पहला जो है दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। तो जो सेकंड फैक्ट है उसको पहला फैक्ट सपोर्ट कर रहा है फॉर बीइंग ट्रू, और जो तीसरा तीसरा फैक्ट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है फॉर बीइंग फॉल्स। तो हर आइटम इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ विंटर की बात करें तो इसके लिए किसी सपोर्ट लिस्ट की जो है वो जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों के साथ हमने स्पोर्ट लिस्ट जो है वो दी हुई है। तो जिस तरह से इफेक्ट होगा तो उसके साथ ही उसकी एक स्पोर्ट लिस्ट जो है वो होगी कि कौन से फैक्ट जो है वो उसको सपोर्ट करें फॉर बीइंग ट्रू या फॉर बीइंग फॉल्स। स्टेटमेंट वन डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ विंटर। तो ये statement two depends on statement one being true and statement three being false। तो अब जो स्टेटमेंट टू है ये जो है ये डिपेंड करती है वन पे और थ्री पे। वन पे इस तरह डिपेंड करती है कि वन ट्रू होनी चाहिए और थ्री जो फॉल्स होनी चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि ये ठीक है, जो विंटर में जो है वो कोल्ड होता है, और जब कोल्ड हो तो फिर वार्म नहीं होता। तो ये दोनों चीजें कोल्ड और वार्म एक वक्त में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको ये कह देंगे कि ये टू जो है इसकी स्पोर्ट लिस्ट में दो आइटम है, एक उसको सपोर्ट कर रही है फॉर बीइंग ट्रू और एक उसको सपोर्ट कर रही है फॉर बीइंग फॉल्स। तो जो उसको ट्रू के लिए सपोर्ट कर रही है उसके साथ हम प्लस लगा देंगे, जो फॉल्स के लिए जा रही है उसके साथ हम माइनस लगा देंगे। इफ इट इज वार्म बिकम्स ट्रू, देन इट इज कोल्ड विल बिकम फॉल्स। तो इन ये रिलेशनशिप आपस में कैसे होती है, अगर प्लस है यहाँ पे तो इसका मतलब है कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और अगर माइनस है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रू होगा तो ये इट इज कोल्ड ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये फिर ट्रू हो जाएगा। तो इनके इस तरह से जो है वो एक रिलेशनशिप जो है उनके बन जाती है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग की। तो रीजनिंग प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इज रिक्वायर्ड टू डील विद इनकम्प्लीट डेटा। In many situations, we need to make decision based on likelihood of particular event। लाइकलीहुड का मतलब ये होता है कि हम उसके बारे में 100% सर्टन नहीं होते हैं, सिर्फ हमें इतना नॉलेज होता है कि इस इवेंट के होने के कितने कितने जो है चांसेस है। जिस तरह से जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज होती है बिटवीन जीरो एंड वन। जीरो का मतलब है कि वन का मतलब है कि हाईली लाइकली, और जीरो का मतलब है कि हाईली अनलाइकली, यानी कि नहीं हो सकता। तो इसके दरम्यान में प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है। तो इसमें है कि वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी टू डिटरमिन द मोस्ट लाइकली कॉज, कि हम उसको यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस इवेंट का कौन सा लाइकली इसका जो कॉज है वो क्या है। अच्छा, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। सिंपल डील विद इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट ये होते हैं कि उसमें ये होता है कि एक एक जो इवेंट है वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करना। तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है वो टू कॉइन्स हैं, और आप उन दोनों कॉइन्स को जो है वो सेपरेटली फ्लिप करते हैं। तो अब उसमें क्या होगा कि पहला अगर पहले कॉइन में हेड आता है, ये टेल आता है, जाहिर बात है ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरे में भी हेड और टेल आता है। तो ये दोनों आप एक दूसरे के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं।
इफ और ये सिंपल, इसको ये ज़्यादा सिंपल होती है, दिस इज सिंपल सिंपलेस्ट केस ऑफ प्रॉपर्टी। इफ यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए occurring, हम उसको जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह देते हैं, इस तरह पी ऑफ ए ले देते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी occurring प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन द बोथ विल अकर, कि जी दोनों की प्रोबेबिलिटी करिए आप सिंपल उसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अलग अलग उनकी प्रोबेबिलिटी जो है इस तरह से होगी, और अगर उनको कंबाइन कर देंगे तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से होगी कि आप उनको सिंपली उनको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर एन ऑर्डरली पैक ऑफ 52 playing shuffled well. If we take event A to be the card being diamond and event B to be the card being a king, we can calculate the probability as follow. तो आपको पता है कि उसमें 4 डेक्स होते हैं, डायमंड होता है, और इस तरह से मुझे मुझे चारों के एग्जैक्ट इसका नाम याद नहीं है। हमने ये देखना है कि डायमंड का जो किंग है उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे कि डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि डायमंड के 13 कार्ड होते हैं। फिर हम उसको देखेंगे कि डायमंड के किंग की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, इसको डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिटरमिन की कि डायमंड की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है। तो डायमंड के 13 कार्ड होते हैं, क्योंकि 4 डेक होते हैं ना, तो हर एक के 13 होते हैं, तो टोटल 52 कार्ड बनते हैं। तो ये 0.25 इसकी। उसके बाद ये होता है कि जो 4 किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, हर डेक में एक एक किंग होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कि टोटल 52 कार्ड में से 4 किंग होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 52, क्या 4 किंग। अब ये है कि अब हम देखते हैं कि दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि एक तो वो डायमंड हो, डायमंड का किंग हो, और दूसरे नंबर पे वो क्या हो, डायमंड हो, दूसरे नंबर पे किंग हो। तो उसको हम क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस तरह से आप कर दें 52 और 4 डिवाइडेड बाय 52, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 1852, तो यहाँ है 0.0192। ये किंग की जो किंग किंग ऑफ डायमंड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.0192, ये उसकी जो प्रोबेबिलिटी है। तो ये याद रखेंगे, उस सूरत में आती है कि अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इनका आपस में जो है कोई लिंक इनका जो है वो आपस में नहीं है। क्या हो रहा है यार। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो है वो इवेंट्स होते हैं कि जिसमें जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो यानी कि इंटरडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। अब हम उनकी जो है वो बात कर लेते हैं। इंटरडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट, इफ टू इवेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, यहाँ पे देखिए इंटरडिपेंडेंट है, the outcome of one affects the outcome of the other and we need to consider the conditional probability, हम उसको कहते हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में होगा कि हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल क्या होगी कि अगर दूसरा इवेंट भी होता है, इस तरह से हम उसको लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ये इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हम कहते हैं। गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इफ इवेंट ए, उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह देंगे, then and that was second event B which depends on it, यानी कि एक इवेंट B है वो इवेंट A पर डिपेंड करता है, तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट क्या हो रही है कि आपने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो आपने इसकी जो है वो लिख देंगे। सो द हम वही एग्जांपल एक जो है वो करते हैं जो हमने जो पहले की है।
तो हम वही एक केस लेते हैं और यहाँ पे हम एक एग्जांपल जो है ना वो लेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दे आर बोथ डायमंड्स. Event A is first card being a diamond, but this time event B is second card also being a डायमंड. तो अब इसमें क्या है कि ये हमने कहा कि दो कार्ड दो कंसेक्यूटिव कार्ड जो है वो डायमंड्स के नाम निकलेंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो क्या है वो हम कैलकुलेट करते हैं. तो वो अब जाहिर बात है कि कंडीशनल ये इसमें हमें ये पता है कि जो हमने पहला कार्ड ड्रॉ किया है तो हमें ये पता है कि अब हमें ये देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी इस चीज की क्या है कि जो सेकंड कार्ड है वो भी डायमंड है जबकि पहला कार्ड जो है वो डायमंड है. अब क्योंकि हम एक और ड्रॉ कर चुके हैं तो इसलिए जो है वो हमारे पास बाकी 12 कार्ड बचे हैं डायमंड के. तो अब हम देखेंगे कि बाकी 12 डायमंड के कार्ड हैं और 51 कार्ड बचे हैं क्योंकि एक कार्ड तो हम ड्रॉ कर चुके हैं उसको हमने वापस नहीं रखा, वो कार्ड हमने लेदा कर लिया है. तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अब क्या होगी कि 12 डायमंड के कार्ड जो बाकी बचे हैं 51 जो टोटल कार्ड बाकी बचे हैं उनमें से अब क्या प्रोबेबिलिटी कि डायमंड होगा तो वो है 0.235 जो है वो होती है. और अगर आपने देखने के लिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या है तो अगेन इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें जैसे 0.058 जो है ये होगी. यानी कि दो कंसेक्यूटिव कार्ड जो है वो आपके डायमंड के हों उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.058 होगी. ठीक है जी. तो ये होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये एक्चुअली जो है बेसिस है फॉर द बेस थ्योरम. और ये जो बेस थ्योरम है ये काफी जो है वो एक्सटेंसिवली यूज हुआ है और खासतौर पर जो डिफरेंट प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग सिस्टम है उनके अंदर ये बहुत एक्सटेंसिवली जो है वो यूज है. तो ये बेस थ्योरम इसकी अगर इसको इसके पूरे ये उसका एक उसका स्नैपशॉट है. ये आपको देखने में लग रहा होगा कि काफी ज्यादा जो है ये क्रिप्टिक है लेकिन दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ये इतना इजी है. जैसे अब ये देखें ये जो पहला पार्ट है इसको देखें दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट हाइपोथेसिस एच आई इज ट्रू गिवन द एविडेंस ए. और दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस और दिस इज द probability that evidence E will be observed if hypothesis H is true. और यहाँ पे n is the number of hypotheses being considered. तो ये इसका एक सिंपल सा जो है वो एक ये उसका एक लॉ है. तो ये जस्ट आप मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप इसको याद करें क्योंकि जब आप इसकी जरूरत आपको उस वक्त पड़ेगी जब आप इसको डिटेल से जो है वो इसको स्टडी करेंगे. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत एक्सटेंसिवली जो है ये यूज होता है खासतौर पर क्लासिफिकेशन के टास्क में या ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको कंफर्म नहीं है कि आपने प्रोबेबिलिटीज को खासतौर पर आप डिस्कस कर रहे हैं करना चाह रहे हैं तो वहां पे इसको जो है यूज कर सकते हैं. उसके बाद ये है कि ये उसकी एग्जांपल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल based on the event that patient has a headache. The doctor has two hypotheses: a common cold and meaning ये है meningitis मुश्किल सा नाम है यार मुझे नहीं आ रहा और H2 उसको हम कह देंगे. ये hypothesis 1 है hypothesis 2 है and one piece of evidence that is headache. कि हेडेक है तो हम कहते हैं कि उसको धूप हो सकती है या उसको कोल्ड हो गया या ये कोई बीमारी जो है ये. तो हम उसमें देखेंगे कि एंड वांट्स टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेशेंट हैविंग अ कोल्ड. अब वो देखेंगे कि कोल्ड उसको है कि नहीं है. तो is 0.2 and the probability seeing someone is probability of H2 and this is 0.0001. Probability of E given H2 is 0.8 and probability of patient having headache with meningitis is probability of E given H2 is 0.9.
अच्छा, तो अब हमने इसकी जो है वो फाइंड आउट करनी है यूजिंग बेस थ्योरम। वी कैन सी दैट प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट हैज अ कोल्ड इज वेरी हाई, वो 0.009 जो है ये हो जाएगी। ये हमने सारा उसको देखा, ठीक है। तो दिस इज द probability of headache, sorry, cold. This is probability of cold, and this is sorry, this is the probability of headache with cold. This is probability of cold। और इसी तरह से जो है इनको फिर आपने नीचे इनको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास दो हाइपोथेसिस है, तो हमने उनको इनको मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई करके से डिवाइड किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो H1 होगी या कोल्ड की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत हाई है। तो इस तरह से जो है वो हम उसको जो है वो कर सकते हैं। ये से जस्ट एक एग्जांपल जो है ये दिए। The base tool was used in this word system prospector। प्रोस्पेक्टर इसको दूरा एट आल ने 1971 में इसको जो है वो प्रपोज किया था to find mineral deposits। Prospector have been used to find several commercially significant mineral deposits। assumptions, अच्छा ये इसमें क्या है कि ये प्रोस्पेक्टर जो है ये इस तरह का एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि यूज हुआ था फॉर फॉर और इसमें जो है वो कमर्शियली जो है वो काफ़ी इसमें मिनरल डिपॉजिट जो है वो इसकी मदद से जो है वो डिस्कवर किए गए। जो assumptions है जो इसमें बेस्ड तौर पर यूज करते हैं statistical data on the relationship between evidence hypothesis and known which is not occurring in the class। तो अगर आप पिछली स्लाइड को देखें तो हमने यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमने ये सारी जो कैलकुलेशन है जो नीचे दी हुई है ये इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ कोल्ड पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेडेक ये आपने पहले से फाइंड आउट कर। ये जो है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास हिस्टोरिक डाटा होता है। हिस्टोरिक डाटा किस तरह से हम देखते हैं, फर्स्ट करेंगे हम 100 पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास 100 पेशेंट्स है, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनमें से देखते हैं कि हेडेक और प्लस कोल्ड जो है कितने पेशेंट्स को है। सपोज के जो है वो 80 पेशेंट्स ऐसे हैं इनमें से कि जिनको हेडेक भी है कोल्ड भी है। अब हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है जी 80/100 या 0.8। तो ये इस तरह से जो है वो निकलेगी प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसके लिए आपको जो है 100 पेशेंट्स को, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि 100 पेशेंट्स को हमने पहले ऑब्जर्व करना है, फिर हमें ये चीज़ जो है वो पता चलेगी कि क्या पेशेंट को जो है वो हेडेक कोल्ड के साथ हेडेक हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये इसकी पहली स्टैटिस्टिकल जो है वो एविडेंस उसकी जो है वो जो है एविडेंस और हाइपोथेसिस जो है वो आपको पहले से होना चाहिए, और अक्सर इस तरह से जो है वो नहीं होता। द रिलेशनशिप बिटवीन एविडेंस एंड हाइपोथेसिस, ये इस तरह से होता है कि कोई भी जो रियल लाइफ में इवेंट्स हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसमें जो assumption है कि वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, ये assumption हमेशा जो है ये होल्ड नहीं करते, बल्कि कभी कभी जो है ये उसको वायलेट कर देते हैं। तो ये इसके साथ थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं इश्यूज है। और लेकिन उसके बावजूद ये काफी एक्सटेंसिवली जो है ये यूज हो रहा है और काफी सक्सेसफुली जो है वो यूज होता है। अच्छा, इसी तरह से सर्टेनिटी बेस रीजनिंग जो है तो जूम करते हैं कि इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिकल ऑफ सर्टेन। जिस तरह से हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि जो जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है, और लेकिन ये चीज़ इसको जो है वो डिफिकल्ट बना देती है, और बहुत सारी जहाँ पे डेटा भी नहीं होता वहाँ पे ये जो बेस टूल में ये काम नहीं कर सकता। तो सर्टेनिटी फैक्टर बेसिकली क्या है कि इट्स और इसको जो माइसेल में यूज किया गया था। शॉर्टलिव जो है ये साइंटिस्ट है, इसने 1979 में उसको प्रपोज किया था। माइसिन जो है ये बहुत ही फेमस एक्सपर्ट सिस्टम है, और ये मेडिसिन या कह सकते हैं कि एक तरह से मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम है। यानी कि आप उसको सिम्टम्स बताएं और ये
वो कोई मेडिसिन जो रिकमेंड करेगा कि आप कौन सी इस सिम्टम्स में कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये अगर आपको मेडिसिन का थोड़ा सा आइडिया हो या पता हो आपको, तो खासतौर पर जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो सिम्टम्स पे काम करती है। आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको पूछेगा नहीं बताएं क्या प्रॉब्लम, आपकी सर दर्द हो रही है, खांसी आ रही है, बुखार आ रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो एक मेडिसिन जो है वो आपको कहेगा कि ये मेडिसिन जो है वो आप यूज कर लें। Mycin is a medical diagnostic system that diagnoses bacterial infection of the blood and drugs for. Its knowledge is represented in rule form, and each rule has associated certainty. For example, a mycel rule look like something this. ये उसकी एक एग्जांपल है कि इस तरह से होंगे कि ग्राम स्ट्रेन इस तरह से लिखा हुआ है। ग्राम स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ग्रामर नेगेटिव मॉर्फोलॉजी, ये रूल है सारी बात उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी में लिखी हुआ है। मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म इज रॉड, द aerobicity of the organism is anaerobic, and there is suggestive evidence 0.5 that identity of the bacterioids। तो ये हमने देख लिया कि बैक्टीरियाइड्स जो है वो होते हैं। तो ये जो हमने ये दिया ना, ये जो सजेस्टेड इवन, ये इसका सर्टेनिटी फैक्टर है, इसका जो है वो है इसका। In this system, each hypothesis given by the expert based on his or her assessment of the evidence. CF take a value between one um, uh, value approaching -1 indicate that even evidence against the hypothesis is strong, and those approaching one shows the evidence for the hypothesis is strong। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये भी जिस तरह से पीछे हमने एक रूल में देखा था कि हमने इस तरह से हमने ये दिया कि 0 इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी ये ठीक है क्योंकि पॉजिटिव में, तो इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग आप ये कह सकते हैं कि इसकी सपोर्ट में जो है ये एविडेंस इसकी सपोर्ट में। A value of 0 indicates that no evidence for or against the hypothesis is available। अगर जीरो तो जीरो का मतलब ये है कि उसकी उसके फेवर या अगेंस्ट में जो है कोई एविडेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ये उसकी एक एग्जांपल है। इसको जो है वो जस्ट थोड़ा सा ये इसमें कैलकुलेशन है कि किस तरह से करते हैं, और ये सारी कैलकुलेशन जो है वो बेसिकली जो है वो बेस करती है इस चीज पे कि जो जिस तरह से हमने जो बेस थ्योरम किया था, तो अगर आप देखें तो बेस थ्योरम अगर आपको क्लियर है तो फिर इसको अंडरस्टैंड करना आसान होगा। कल मैं जस्ट एक दफा आपको इसको गो थ्रू जो है वो करवा देता हूँ। जो है वो क्या है कि CF इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ बिलीफ इन अ हाइपोथेसिस गिवन द एविडेंस माइनस द अमाउंट ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है, तो दो चीज इसके अंदर है, बिलीफ एंड डिसबिलीफ। ठीक है, कि एविडेंस में बिलीव कितना है और उसके अंदर जो डिसबिलीव कितना है। द मेजर्स आर असाइन्ड टू ईच रूल बाय द एक्सपर्ट प्रोवाइडिंग द नॉलेज फॉर द सिस्टम एज एन इंडिकेशन ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द रूल। Measure of belief and disbelief takes value between 0 and -1. Certainty factors can be combined into various ways if there are several pieces of evidence. For example, evidence from two sources can be combined to produce a CF as follows। तो ये एक CF है, इसके ये बिलीफ है माइनस उसका डिसबिलीफ है, ये उसमें बिलीफ कितना है, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये इसमें जो ये E1 है, H जो है हाइपोथेसिस है, E1 और E2 एविडेंस है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और या उसको उसको जो है वो निगेट कर रहे हैं। तो ये उसमें तो वेयर ये जो है मेजर ऑफ बिलीफ जो है वो कितनी होगी, इसको हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये इस फार्मूले की मदद से, और उसके बाद ये मेजर ऑफ डिसबिलीफ जो है वो इसको। तो यहाँ पे बस आपने इस चीज को रखना है, ध्यान में रखना है कि एच जो है वो हमारा हाइपोथेसिस होगा, E1 और E2 जो एविडेंस होंगे जो कि उस हाइपोथेसिस को से रिलेटेड जो है वो होंगे। ठीक है, तो ये जैसे उसकी थोड़ी सी उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन है उसकी। ठीक है, और एक उसका जो है वो ये देख लेते हैं। The easiest way to understand how this works, consider simple example। Imagine we observe that
एयर फील मॉइस्ट, ये पहला एविडेंस है। देयर मे बी नंबर ऑफ रीजन फॉर दिस, कि एयर जो मॉइस्ट है उसकी रीजन क्या हो सकती है, कि रेन हो सकती है, स्नो हो सकती है, फॉग हो सकती है। वी मे hypothesize दैट दिस इज foggy विद अ measure of belief, ये हमारा जो है वो measure of belief है। एंड इन दिस बीइंग द करेक्ट hypothesis जीरो, जो उसका एक फोकी है और उसकी वजह से एक मस्ट फील हो रही है, तो इसमें जो बिलीफ है वो 0.4 है। और डिसबिलीफ इन दिस हाइपोथेसिस गिवन एविडेंस जो है वो भी होगा, वो होगा 0.1। ठीक है, इट मे बी ड्राई। डिसबिलीफ का मतलब क्या है कि ड्राई हो सकता है, फोगी हो सकता है, लेकिन ये बहुत अनलाइकली है। ज्यादातर फोगी वेदर जो है उसमें ये होगा कि जो एयर है वो ज्यादा मॉइस्ट होगी। तो अब इसका हम सर्टेनिटी फैक्टर फाइंड आउट करने, वो कैसे करेंगे कि हाइपोथेसिस हमारा ये है कि इट्स फोगी बिकॉज के एयर जो मॉइस्ट है, एविडेंस इसमें एक ही है कि एयर मॉइस्ट है, और हाइपोथेसिस हमारा ये है कि फोगी होने की वजह से मॉइस्ट है एयर। तो ये उसमें हमारा बिलीफ है और ये डिसबिलीफ है। तो 0.5 -1, तो 0.4 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो सर्टेनिटी फैक्टर है वो आ जाएगा 0.4। ठीक है, और उससे सेकंड ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, तो E2 ले लेते हैं हम उसको, सेकंड एविडेंस ले लेते हैं। द विजिबिलिटी पुअर व्हिच कंफर्म दैट, और इसका जो बिलीफ है, इसमें जो बिलीफ है वो 0.7 है, और डिसबिलीफ जो है इसमें 0 है। तो क्योंकि जब फोग होगी तो उसका मतलब है कि विजिबिलिटी जो है पुअर होगी। इसमें हमारा हाइपोथेसिस ये है कि वेदर इज होगी बिकॉज विजिबिलिटी इज पुअर। तो ये एविडेंस है, तो उसमें आप देखें कि इसका जो सर्टेनिटी फैक्टर है वो काफी ज्यादा है, 0.7 है। और ये इसका मतलब है कि उसको स्ट्रॉन्गली उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से करें कि दोनों को कंबाइन कर लें, दोनों एविडेंसेस को, कि यहाँ पे हमारे पास जो ये जो हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो एक फोगी है, और दो हमारे पास एविडेंस है। पहला एविडेंस क्या है कि एयर मॉइस्ट है, और दूसरा एविडेंस क्या है कि जो विजिबिलिटी है वो पुअर है। पुअर विजिबिलिटी की वजह से जो है वो है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं, तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज 0.5 प्लस 0.7 प्लस मल्टीप्लाई में 0.5, तो 0.8 हो जाएगी। और जो उसमें डिस्प्ले होगा वो 0.1 प्लस 0.0 मल्टीप्लाई बाई 0.9, तो 0.1 हो जाएगा। दोनों को अगर आप इसमें क्योंकि हमने जो सर्टेनिटी फैक्टर है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि बिलीफ में से डिस्प्ले माइनस कर देते हैं, तो इसकी जो ओवरऑल इसका जो सर्टेनिटी फैक्टर है वो आएगा 0.75। तो ये 0.7 से भी ज़्यादा है, और 0.4 से भी जो है ये ज़्यादा है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि इट्स वेरी हाई, इसका जो सर्टेनिटी फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। जो इसका एक है कि सर्टेनिटी फैक्टर प्रोवाइड अ मैकेनिज्म for reasoning with uncertainty that does not require probabilities. Measures of belief and disbelief reflects a sparse assessment of the evidence rather than the statistical value. This makes the tentative factors method more traceable as a method of reasoning. Its use in medicine shows that it can be successful and at least within a clearly defined domain. तो मैसन जो है वो अक्सर जो हमारे एक्सपर्ट सिस्टम के जो कोर्सेज हैं उसमें एज एग्जाम्पल केस स्टडी के तौर पे जो है वो पढ़ाया जाता है, और ये बहुत सक्सेसफुल एक्सपर्ट सिस्टम था, और मे बी अभी भी ये जो है इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम देखेंगे आज से 40 ईयर्स पहले जो है ये डेवलप हुआ था, और उस वक्त से जो है इसको इस पे जो है वो कहने के इस पे ट्रस्ट जो है वो किया जाता था कि इसकी जो रीजनिंग है वो काफ़ी बेहतर है। इतनी बेहतर है कि उस पर आप जो है वो एतबार उस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो हमारे पास फजी रीजनिंग जो है
वो हम उसको कहते हैं फजी रीजनिंग जो है। इसमें क्या है कि probabilistic reasoning and reasoning with uncertainty factors deal with uncertainty using principle for probability to extend this probability standard फजी सेट एंड फजी जो हमारे पास ये फजी लॉजिक है, ये एक अल्टरनेट अप्रोच है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये उससे डिफरेंट एक चीज़ है। बेसिकली जो ये जो फजी है, अ, ये जो है, ये एक एक्सटेंशन है जो हमारी सेट थ्योरी है, उसकी एक एग्जांपल, तो उसकी एक एक्सटेंशन है। तो क्लासिकल सेट थ्योरी पे क्या होता है कि एक कोई आइटम है, फॉर एग्जांपल कि ये एक आइटम ये है, इट्स आइदर नंबर ऑफ सेट ए और नॉट, होगा या नहीं होगा, दैट्स इट। लेकिन जो क्वालिटीज होती है जैसे साइज है, स्पीड है, प्राइस है, ये सारी, for example, अगर हम ये देखें कि बाज़ का लोग कहते हैं यार मैंने एक बहुत बड़ा एरोप्लेन देखा है, तो जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि जी उसमें हो सकता है कि उसमें उसने देखा हो एक बोइंग 777 जो है उसने देखा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बीस 777 जो है, ये प्लेन है, वो ये कहता है कि नहीं, या हम चले हम इसको एक और इसको जो है वो लेते हैं कि हो सकता है कि उसने जम्मू देख लिया हो, जम्मू जेट जो होता है 747 जो है, बोइंग 747 है, उसको देख के उसने कहा हो कि मैंने एक प्लेन देखा तो बहुत बड़ा था। लेकिन उसको नहीं पता है कि इससे भी बड़े प्लेन है, यानी कि A380 जो है वो उससे भी बड़ा है, या जो AN225 है ये उससे भी बड़ा प्लेन है। तो ये उसका रिलेटिव जो नॉलेज है उसका रिलेटिव है। इसी तरह हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड भी जो है वो भी क्या है कि वो भी रिलेटिव होती है कि अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसके लिए स्पीड ज्यादा होगी लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो तकरीबन उसी स्पीड से जा रहा है जिस स्पीड से एक दूसरी गाड़ी जा रही है, तो फिर उसके लिए स्पीड उतनी ज्यादा जो है वो नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो रिलेटिव है। फर्जी सेट एक्सटेंड क्लासिकल सेट थ्योरी टू इंक्लूड द नोशन ऑफ डिग्री ऑफ सेट मेंबरशिप। तो फजी में जो चीज है उसमें यह है कि हम सिर्फ हम ये नहीं कहते कि ये जो एक मेंबर ए है ये सेट ए का मेंबर है, हम उसमें उसकी उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप बताते हैं कि सेट ए की उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप कितनी है और सेट बी की डिग्री ऑफ मेंबरशिप है वो कितनी है। Atom is associated with a value between zero and one, where zero indicate that this is not and one indicates that definitely। तो अगर जीरो होगा तो इसका मतलब है कि उसका मेंबर नहीं है, अगर वन होगा तो फिर हम कहेंगे कि उसका डेफिनेटली मेंबर है। इसके दरम्यान में अगर कोई वैल्यू होती है तो उसका मतलब है वो डिपेंड करेगी, टूवर्ड्स वन होगी, वन की तरफ होगी, तो उसका मतलब है कि वो ज़्यादा उसकी जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप है ज़्यादा है। अगर जीरो की तरफ होगी तो फिर हम कहेंगे कि जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप है वो वैल्यूज इन बिटवीन इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल उसके जो है वो हम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल although you may agree with the inclusion of Porsche and BMW in set fast cars, you may wish to indicate the one is faster than the other। अब हमारे पास जो है ना वो दो तीन गाड़ियाँ हैं, एक हमारे पास पोर्श है, एक BMW है, और उसके अलावा एक वॉक्सहॉल एक गाड़ी है, वॉक्सहॉल नोवा। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि ये तीनों गाड़ियां जो है एक सेट है हमारे पास फास्ट कार, इनमें से इस सेट से कितना कितना बिलोंग करती है। तो पोर्श जो है वो काफी 944 जो है ये काफी जो है ना वो कह लें कि तेज गाड़ी है। तो उसके निस्बत में बी एमडब्ल्यू वॉक्सहॉल है, इतनी इतनी फास्ट जो है वो नहीं है। लेकिन बी एमडब्ल्यू वाले कहते हैं कि ये भी हमारी गाड़ी जो है बहुत फास्ट है। तो अब हमने जो डिटर्मिन किया है उसके हिसाब से हमने ये किया है कि पोर्स की जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप है विद सेट फास्ट का वो 0.9 है, BMW की 0.5 है, और ये जो बॉक्स वाले इसकी 0.1, यानी बहुत कम है। तो ये बहुत ज़्यादा है, ये मॉडरेट है, और ये बहुत कम है। ठीक है, इसको आप कह देंगे कि दिस इज दी हाई, दिस इज लो,
एंड दिस इज मॉडरेट। इसको ये आप कह देते हैं कि दिस इज मॉडरेट मेंबरशिप जो है आप इसको कह सकते हैं। स्टैंडर्ड लॉजिकल क्वेश्चन सच एज एंड और नॉट कैन बी अप्लाइड इन फजी लॉजिक, और उनको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। एंड ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो अगर हम इस तरह से पी एन क्यू का मतलब होगा कि मिनिमम पी एन क्यू में से तो मिनिमम है वो लेनी है, और पी और क्यू का मतलब है कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो लेनी है, और उसके अलावा जो है वो नोट पी का मतलब है कि वन माइनस पी। अगर ये सेट जो है अ, वो फास्ट कार का 0.9 है, तो अगर एक और सेट एक और जो है ना, सॉरी, एक और सेट होगा जिसको हम कहेंगे स्लो कार। तो स्लो कार्स में जो पोर्स की जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप होगी वो 0.1 होगी, क्योंकि इसकी 0.9 इसके साथ है, तो स्लो कार्स के साथ 0.1 होगी। इस तरह से जो बॉक्स और नोवा है इसकी इसके साथ 0.1 है, तो स्लो कार्स के साथ इसके 0.9 होगी। इसका मतलब है इससे बढ़ने के स्लो कार्स, तो वो हम इस तरह से टर्म करते हैं नोट पे इज वन माइनस पे। अगर इसका हिस्सा नहीं है फास्ट कार का कितना है कि इसका हिस्सा जो है वो नहीं है, तो हम उसको कर देंगे 1 - 0.9, तो वो 0.1 जो है वो आ जाएगा। अच्छा नहीं, तो इस तरह से जो है वो फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंबाइन प्रेडिकेट्स एंड गेट न्यू वैल्यूज। तो हम ये प्रेडिकेट्स बना सकते हैं, हम कहते हैं तो फास्ट कार के साथ जो और प्रिटेंशियस कार जो है उसके 0.6 है। अब हमने देखते हैं कि फास्ट कार एंड प्रिटेंशियस कार, तो एंड भी होता है कि हम मिनिमम लेते हैं दोनों, तो हमने इसकी जो 0.9 है और ये जो 0.6 है मिनिमम, इसमें जो है वो है 0.6, तो हम उसको जब अगर यहाँ पे हम और करेंगे तो फास्ट कार और पोटेंशियल कार, तो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.9। अच्छा, स्टेटमेंट मुझे चेक कर लेंगे कि हमारी कितनी मेरे ख्याल में आज इतना काफी है, आज हम इतना ही जो है वो कर लेते हैं। लिसनिंग बाय एनालॉजी है और एक और इसके अंदर जो है वो इसको जो है फिर हम इंशाल्लाह जो है वो फिर